welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today part 10th of concept of chemistry. Concept of chemistry में हम लोग पार्ट 10th पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें once again we are going to study structure of atom. इसमें हम फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। 9th पार्ट में भी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें डिफरेंट जो व्यूज थे, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर का, उसको हमने पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे बोर मॉडल एंड मॉडर्न मॉडल। तो अब जैसा पता है कि ये जो जर्नी स्टार्ट होती है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम के एंड सब्सटेंस के, वो जर्नी स्टार्ट होती है और कुछ न कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस उठते रहे, जिसका आंसर देने के लिए नए नए लोग आते रहे और डिस्कवर करते रहे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो थे आंसर्ड थे, जिसकी वजह से ये जर्नी आगे बढ़ता गया और आज तक आगे पहुंचा हुआ है। तो रदरफोर्ड मॉडल बहुत कुछ सेटिस्फाइड करने में सक्सेस थे, बट कुछ क्वेश्चंस थे वहाँ पे जिसका आंसर नहीं मिल पाया था। और वो क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन तो यही था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट में होता है तो वो दो रेडिएशन को क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक, जो कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। और जब कोई भी बॉडी एनर्जी को लॉस करती है तो फिर उसकी एनर्जी लॉस होनी चाहिए जब तक कि कहीं से उसको एनर्जी न मिल रहा हो। तो इन्होंने बताया था, जो रदरफोर्ड ने, वो ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये इसके ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में रहते हैं और ये किस तरीके से सर्कुलर होते हैं वो ये बताया कि जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और इधर कोई फोर्स लगाए तो जाहिर सी बात है कि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और इस तरीके से ये ऑर्बिटल बन जाता है और सर्कुलर फॉर्म में इस मूवमेंट में होते रहते हैं। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो केवल डायरेक्शन को चेंज करने के काम में आ रहे हैं और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन था, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, वो एक इक्वेशन दी है रेडिएशन का। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन उठने लगा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है और वो चार्ज जो होता, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में है तो देयर मस्ट बी सम रेडिएशन तो होना चाहिए। और जब रेडिएशन होगा तो एनर्जी लॉस होगी, जब एनर्जी लॉस होगी तो इनकी स्पीड, और जब इनकी स्पीड कम होगी तो ये जो अट्रैक्शन है फोर्स, प्रोटॉन जो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्लोज आने चाहिए न्यूक्लियस के, और आते आते एक ऐसा समय आएगा कि इनकी एनर्जी जब लॉस हो जाएगी तो ये कोलैप्स हो जाना चाहिए, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक में मिल जाने चाहिए। और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों की फोर्सेस सेम एंड अपोजिट होते हैं, एंड दे आर एबल टू अट्रैक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर दे शुड बी कोलैप्स्ड, वो कोलैप्स्ड हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाइड्रोजन एटम पे रिसर्च करने के बाद पता चला कि रूम टेम्परेचर या उससे लो टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो फिर यह क्वेश्चन था, तब फिर क्या? ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस मॉडल में बोर मॉडल कूद पड़े। तो बोर मॉडल क्या कहते हैं? वो ज्यादा कुछ तो नहीं, रदरफोर्ड मॉडल का ही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़े से एक एक्स्ट्रा डिफरेंसेस है उसमें। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं और ये ऑर्बिट डिफरेंट साइड की होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ऑर्बिट बना हुआ है सेंटर से कुछ दूरी पर, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में रहते हैं और फिर और भी इससे बड़े बड़े रेडियस के हैं जिसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और फिर
इससे भी बड़े बड़े रेडियस में यानी दूरी पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूवमेंट में हैं, तो फिर ये कि आखिर इनकी एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती, वो एनर्जी कहाँ जाती है, रेडिएशन कहाँ जाता है। उन्होंने कहा कि ये रेडिएशन नहीं करते, यानी मैक्सवेल के जो इक्वेशंस को उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, ये रेडिएशन नहीं करते। तो पहली चीज ये कि ना तो वो मैक्सवेल के इक्वेशंस को रिफ्यूज किया कि नहीं ऐसा नहीं होता, और ना ही उसको एक्सेप्ट किया। दिस वाज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ बोर मॉडल। एंड द सेकेंड विच ही गिव, वो क्या दिए कि जो यहाँ पर ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट एक रेडियस में होती है जो सेंटर से, वो एक क्या बोलते हैं डिस्क्रीट होती है। ये डिस्क्रीट का मतलब पॉइंट में नहीं होगा, इसकी जो एनर्जी होती है वो एक डिस्क्रीट नहीं होगी, बल्कि सॉरी डिस्क्रीट होगी, पॉइंट में नहीं होगी। जैसे अब ये एनर्जी लेवल है, तो उन्होंने कहा कि ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप करता है, तो क्योंकि ये हाई लेवल का है, हाई लेवल का ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है ये, इसमें हाई एनर्जी है, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जंप करता है तो ये लो वाले इलेक्ट्रॉन लो वाले ऑर्बिट में आ जाता है, जिसकी वजह से इसके पास अधिक एनर्जी होती है, तो यहाँ पर ये एनर्जी को छोड़ता है। और जैसे ही इसको यहाँ पर छोड़ता है, एक इसमें का एनर्जी उसको ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद ये जंप कर जाता है हायर लेवल एनर्जी में। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो डिस्क्रीट रेडियस के ऑर्बिट्स होते हैं, कई ऑर्बिट्स बने हुए हैं, और एनर्जी लेवल भी इनका होता है, ये सबसे लो है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरीके से इनके एनर्जी लेवल होते हैं। और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जंप करते रहते हैं और एनर्जी छोड़ते और ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की, और ये मॉडल आज भी अगर विजुअलाइजेशन या कंसेप्चुअल मॉडल में किसी को समझाने की कोशिश किया जाता है तो ये यही मॉडल चलता है, बोर मॉडल। और उन्होंने बताया कि ये फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट की जहाँ तक बात है, उन्होंने रेडियस, यहाँ तक न्यूक्लियस का सेंटर, रेडियस, फोर्सेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि 2n² के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भरे जाएंगे। जैसे पहले वाले ऑर्बिट में 2 इंटू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2 का स्क्वायर के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 3 का स्क्वायर के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से फिलअप किए जाएंगे। और एक शर्त है कि पहले ऑर्बिट फुल होने के बाद ही सेकेंड ऑर्बिट को भरा जाएगा। इस तरह का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर मॉडल। केवल एक ही डिफरेंस है, वो ये कि उन्होंने ये बताया, क्योंकि रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा कि रेडिएशन होता कि नहीं होता, बोर ने कहा कि रेडिएशन नहीं करते। और दूसरा ये कि इन्होंने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल को डिफाइन कर दिया, और ये समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी लेवल मेंटेन होता है और इस तरीके से ये स्टेबल होते हैं। ओके, तो इन्होंने डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल को बताया, और ये भी बताया कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये मान लीजिए कि अगर हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट है वो एनर्जी लेवल फर्स्ट है और सेकेंड एनर्जी लेवल 2 है, तो यहाँ पे जो एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो ये करेगा E2 माइनस E1, और इसको आप डेल्टा E की एनर्जी फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म होगा एनर्जी का, वो फोटॉन के फॉर्म में होगा। फोटॉन, यू नो व्हाट इज फोटॉन? फोटॉन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। जब हम न्यूटन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लाइट के लिए, तो उन्होंने बताया था कि लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, one particle is called, one particle of a light is called photon, and you know light is also energy,
Therefore, it is energy absorbed and emits by electron in the form of photon. इन्होंने बताया कि ये जो एनर्जी होता है फोटॉन के फॉर्म में रिलीज एंड ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से बोर मॉडल बोर जो है उन्होंने ये बताया कि एटॉम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स विथ डिफरेंट एनर्जी लेवल। ओके, इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया और एनर्जी लेवल को इस तरीके से बताया कि एनर्जी जो होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन होता है। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे कि एक्चुअली जो रदरफोर्ड है और ये जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल में जो रेडिएशन की बात थी वो क्या थी, किस तरीके से था। तो आइए देख लेते हैं एक हाइड्रोजन गैस लेकर एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि वो रेडिएशन किस तरीके से होता है और हमें कैसे पता चलता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आइए, अब हम तो बोर मॉडल पढ़ चुके हैं और बोर मॉडल पढ़ाने से पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाता है, वो इसलिए कि आपको समझ में आ सके कि डिसएडवांटेज की क्या बात हो रही है और ये रेडिएशन एक्चुअली होता क्या है। जब आप किसी भी हाइड्रोजन गैस को एक सील्ड ट्यूब में हीट करते हैं, एक आप ट्यूब ले लीजिए और ट्यूब में, सील्ड ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस को भर दीजिए, ये पूरी तरीके से बंद है और इसको एक हाई टेम्परेचर तक हम इसे हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद अगर आप उसके आसपास एक प्रिज्म रखते हैं तो प्रिज्म में से निकलने वाली जो रेज होती है, किरणें होती है, वो एक कंटिन्यूअस एक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब कि डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट वेव में हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। जब प्रिज्म को क्रॉस करती है यहाँ पर, यहाँ से इस तरीके से समझ लें कि जब ये प्रिज्म से यहाँ से ये क्रॉस करती है और ये आपका सील्ड ट्यूब है यहाँ पर और इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो इसके बाद आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पे कई वेवलेंथ के जो वेव हैं वो क्रिएट होते हैं और पहला जो होता है वो आपका होता है 90 नैनोमीटर से लेकर वो होता है आपका 120 नैनोमीटर तक। पहला जो हायर वेवलेंथ का होता है इसे हम लाइमन सीरीज भी कहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। ये वेवलेंथ को हम अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं और इसका जो यूज किया जाता है इस वेवलेंथ का, इस वेव्स का, इस एनर्जी का वो यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में। ये अल्ट्रावायलेट जो होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिड्यूस इन्फेक्टेड वाटर, एयर एंड सरफेस ऑफ अर्थ। किसी भी इन्फेक्टेड सरफेस को, वाटर को या एयर को अगर वो इन्फेक्टेड हो चुका है तो डिसइंफेक्टेड करने के लिए इनका हम यूज करते हैं और ये बैक्टीरिया वगैरह के लिए भी यूज किए जाते हैं मेडिकल फील्ड में। तो ये जो वेवलेंथ होते हैं एनर्जी के, ये हमारे आंखों से हायर के लेवल के हैं। हमारे आंखों का एक रेंज होता है, एक रेंज के अंदर में ही एक रेंज के वेवलेंथ को ही वो विजुअल कर सकता है, देख सकता है, विजन कर सकता है। इसके आउट वाले रेंज को वो देख नहीं पाता है, तो ये हमारे रेंज के आउट होता है और हमें ये दिखाई नहीं देता। दूसरा है जो हाइड्रोजन गैस को हीट करने के बाद जो हमें मिला, वो मिला 400 nm से लेके 600 nm तक, नैनोमीटर तक। ये वेवलेंथ वाली जो एनर्जी थी ये हमें दिखाई दे रही थी, इसे बोलते हैं विजिबल रीजन, इसे बोलते हैं विजिबल रीजन। क्यों?
क्योंकि ये हमें दिखाई दे रही थी, इट इज ऑल्सो नोन बाल्मर सीरीज, इट इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज, इसे हम बाल्मर सीरीज भी कहते हैं। और ये वेवलेंथ की जो हमें एनर्जी है, लाइट है, रेडिएशन है, वो हमें दिखाई देता है। एक और था जो विजिबल से नीचे रेंज का जो वेवलेंथ है, वो था 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर ये था 2 माइक्रोमीटर तक, जिसे हम पॉसर सीरीज बोलते हैं। पॉसर सीरीज, इट इज ऑल्सो नोन एज इंफ्रारेड सीरीज। इंफ्रारेड सीरीज, तो इंफ्रारेड सीरीज आप जानते हैं कि पहले मोबाइल फोन्स वगैरह में ब्लूटूथ से पहले इंफ्रारेड आता था, यानी ये वेवलेंथ होते हैं जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने में ये एनर्जी प्रयोग की जाती है। और साथ ही साथ ये जो इंफ्रारेड वेवलेंथ के जो एनर्जियां होती हैं इंफ्रारेड के, ये किसी चीज को हीट करने के लिए, जैसे मोबाइल फोन्स अगर पानी में चला जाता है तो पानी में जाने के बाद जब हम उसे मोबाइल शॉप पे ले जाते हैं तो वो प्लेट को हीट करता है। जब वो हीट जो करता है, एक्चुअली वो आप देखे होंगे कि एयर वार्म निकलता है। जो एयर वार्म है वो क्या है, वो एक एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो निकलता है और उस प्लेट को हीट करता है। तो कोई भी चीज को हीट करने के लिए इंफ्रारेड सीरीज का यूज किया था। ये लाइट जो होता है उसको हीट करता है, यानी कोई भी हीटिंग चीज करती, जो करने वाला चीज है, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट हीटेड होता है तो वो इंफ्रारेड सीरीज या पॉसर सीरीज, इंफ्रारेड रीजन, सॉरी, दिस इज कॉल्ड इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन ये है विजुअल रीजन एंड ये है अल्ट्रावायलेट रीजन। 3 रीजन होते हैं, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये आपको रिसर्च में मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के सैंपल्स भी रेडिएशन करते हैं। लेकिन दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिफोर बोर। बोर के सामने ये बहुत कठिन क्वेश्चन था। उन्होंने इस बात को बिल्कुल मना कर दिया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेडिएट करते हैं। और दूसरी ड्रॉबैक ये है कि जो बोर हैं वो केवल हाइड्रोजन सैंपल पे ही रिसर्च किए थे। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हीलियम और अदर एलिमेंट्स हु हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वाले एलिमेंट्स पे वो रिसर्च सक्सेस नहीं है। उन्होंने जो किया वो हाइड्रोजन पे ही किया था। अब आते हैं और देखते हैं इसके डिसएडवांटेज के विषय में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने जो मैक्सवेल इक्वेशंस रेडिएशन कहते हैं उसको एक्सप्लेन करने में अनसक्सेस रहे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा ये कि ये हाइड्रोजन पर ही लिमिटेशंस था इनका, ये किसी और एलिमेंट पर उसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट आप जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रिसर्चेस एंड न्यू इक्विपमेंट के साथ हम कुछ अधिक नॉलेजफुल होते जा रहे हैं और जो हमारा डाउट्स था वो अब ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है। तो जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कुछ और है, इसे बोलते हैं क्वांटम मैकेनिज्म। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो है मॉडर्न मैकेनिज्म मॉडल, क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल ऑफ एटम। ये क्या कहता है, आइए इसको भी देख लेते हैं कि मॉडर्न वाले कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है। पहली चीज ये कि जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, एटम्स के पार्टिकल्स आपको पता है कि ये 3 होते हैं। एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन्स,
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये एज ऑब्जेक्ट आप इसको मध्य किए, उसमें कहा गया है कि यू कैन परसीव देम बाय वेव। एक वेव के द्वारा, जैसे लाइट होती है या साउंड होता है, उस तरीके से इसको परसीव करिए एंड वेव, तरंग के रूप में। आप इसको फिजिकली इस तरीके से मत लीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन बी परसीव्ड एज अ वेव, तरंग के रूप में इनको देखा जा सकता है। दूसरी चीज जो क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल का है वो ये कि आप जब किसी गहराई से, क्योंकि इक्विपमेंट आने के बाद जब हम आते हैं एटम में, तो एटम में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि बताया गया था कि एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट में मूवमेंट करते रहते हैं, एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। जब इक्विपमेंट से देखा गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर देखा और प्लग झपकते ही ये यहां पर पाया गया, यहां से हटा और यहां पर पाया गया। तो क्या जरूरी है कि ये ऑर्बिटल से ही होकर आ रहा है? क्या ऑर्बिट्स राउंडिंग कर रहा है, या कहीं और से आया, या किस तरीके से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे आया। इसीलिए इसे ऑर्बिट न कह के ऑर्बिटल कहा गया, और ये कहा गया कि आप इसकी पोजीशन को जान ही नहीं सकते। हर एक क्षण आपका पलक झपकना कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पोजिशन होना, यानी वो वहां से गायब हो जाता है, कहीं और दिखने लगता है। तो वो किस पाथ से, किस तरीके से जाता है, हम नहीं जान सकते। ये कहता है क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल ऑफ एटम। आप इसके एनर्जी लेवल को भी नहीं जान सकते हैं और पोजीशन को नहीं जान सकते। ये था आपका दूसरा। तीसरा जो बात है वो ये कि जो ऑर्बिट्स हैं, ये तो सच है कि इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर सेंटर है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो अगले क्षण यहाँ पर दिख रहा है, फिर यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, ऑर्बिटल एक ओवल फॉर्म में है। ये सच है कि लगभग इक्वल डिस्टेंस पे होता तो है, लेकिन किस तरीके से मूवमेंट करता है ये तो पता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उनकी जो एनर्जी लेवल होती है एक ऑर्बिट की, वो होती है। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि डिफरेंट ऑर्बिट्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। फिर इसके बाद यहां पर एक और था जो है कि स्पिन बोलते हैं इसको। स्पिन्स क्या होते हैं? जो स्पिन का हम की बात कर रहे हैं ये नेचर से रिलेटेड है। उसमें कहा गया कि एक ऑर्बिट में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, सेम नेचर के नहीं होते। इसका मतलब यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पेशल नेचर का है, तो अगर दूसरा उसमें कोई जंप करता है तो पहला इसीलिए दूसरे वाले पे जंप कर जाता है। इसे बोलते हैं न्यूट्रिस्टिक नेचर। न्यूट्रिस्टिक नेचर मतलब कि जो इनका जो